नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं बांग्लादेश की राजनीति से जुड़ी उस ऐतिहासिक घटना की जिसने पूरे दक्षिण एशिया को ही हिला कर रख दिया है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी पाते हुए मौत की सजा सुनाई है, यानी कि डेथ पेनल्टी। ये मामला क्या है, इसमें कौन कौन से चीजें शामिल हैं और आरोप कितने गंभीर क्यों हैं, आइए इस पूरी कहानी को समझते हैं साफ और क्रमबद्ध तरीके से। चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस लेक्चर को। और यहाँ पर हम देखेंगे अपनी पीपीटी के थ्रू, अपने लेक्चर के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे यहाँ पर हम कि ये पूरा मामला क्या है, ये मामला उठा कहाँ से, इसके पीछे का इतिहास क्या है, जो शेख हसीना के बारे में बात हो रही है उनको लेकर कोर्ट ने क्या निर्णय दिया है। इन सारी चीज़ों को समझते हुए उन सारे पॉइंट्स पर ध्यान देंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट, और अगर आप आम नागरिक भी हैं तो भी आपको जानना ये आपका दायित्व बन जाता है। ठीक है, शेख हसीना को डेथ पेनल्टी की सजा सुना दी गई है। बांग्लादेश में इससे भूचाल आ गया है, ना केवल बांग्लादेश में बल्कि पूरा देश, हम बोलेंगे पूरे देश, पूरे विश्व में ऐसा आप देखेंगे। ऐसा एक दो बार और हो चुका है अन्य देशों में जहां पर प्रधानमंत्री को फांसी की सजा दी गई हो, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है। इसको समझेंगे ऐसा क्यों है, देखिए आइए फटाफट से शुरू करते हैं आज के अपने इस लेक्चर को। पूरा पृष्ठभूमि जाने, क्योंकि देखिए क्यों फांसी दी गई है, जब तक हमें ये पता नहीं होगा फांसी दे दी गई और ऐसे निर्णय आया वैसे निर्णय आया, उससे बेहतर है कि पीछे बैकग्राउंड को समझें ताकि एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी जो है पूरी थ्योरी को लेकर डेवलप हो सके। ठीक है, सबसे पहले विवाद शुरू हुआ आपका सरकारी नौकरियों में आरक्षण रिजर्वेशन को लेकर, छात्रों में कोटा को लेकर। ठीक है, छात्रों को ये लगा ये जो सिस्टम है, ये जो शेख हसीना के सरकार का जो सिस्टम है ये अन्यायपूर्ण, राजनीतिक और मेरिट के खिलाफ है, इसलिए उन्होंने इस प्रकार से प्रोटेस्ट करना शुरू किया। प्रोटेस्ट करने में कोई बुराई तो है नहीं, लेकिन आंदोलन सिर्फ आरक्षण तक सीमित नहीं रहा, ये जल्द ही पूरे देश में, पूरे बांग्लादेश में सरकार विरोधी जन आंदोलन में बदल गया। अब ऐसे में सरकारें क्या करती हैं भाई, जब आप किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के या किसी पर्टिकुलर सरकार के खिलाफ कोई जन आंदोलन निकालते हैं, यानी कि उसकी कमियों को बता रहे हैं, उसकी कमियों को जब आप बता रहे हैं तो क्या सरकार वो बर्दाश्त करेगी? नहीं, उसको दबाने का कोशिश करेगी, उसके दमन की कोशिश करेगी। तो यहाँ पर भी बांग्लादेश की सरकार जो उस वक्त थी, शेख हसीना की सरकार ने क्या किया, सरकार विरोधी जन आंदोलन में जो बदला उस पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी, जिसके कारण से आज डेथ पेनल्टी जैसी चीज़ों को वो झेल रही है। आइए इसमें डिटेल में अब समझते हैं। अगर आप नए हैं, यहाँ पर आप सबको रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज़ संकल्प से सफलता का ये जो यूट्यूब चैनल है जिस पर आप ये पढ़ रहे हैं, इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि टाइमली ऐसे जियोपॉलिटिकल के टॉपिक्स आपको समय समय पर, उचित समय पर मिलते रहें। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है संकल्प से सफलता, इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। ये रहा मेरा इंस्टाग्राम हैंडल। आइए 5 अगस्त 2024, देखिए ये वो दिन था जिसकी वजह से आज जो निर्णय आया शेख हसीना को जेल में डालने का, वो ये, इसके पीछे का कारण बहुत बड़ा, ये ध्यान से समझिएगा। 5 अगस्त 2024 को अचानक से उग्र होने लगा ये आंदोलन जो बच्चों ने करना शुरू किया, जिसको अभी हमने पढ़ा। क्यों हुआ था ये आंदोलन? सोशल मीडिया को ब्लॉक कर दिया गया, यानी कि सरकार ने फेसबुक, यूट्यूब, मैसेंजर, व्हाट्सएप जैसी जो भी सर्विसेज हैं, जो भी सोशल मीडिया, उन पर रोक लगा दी और छात्रों ने इसे आवाज़ दबाने की कोशिश माना कि भाई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को आपने दबा दिया। आप ये सोशल मीडिया हैंडल्स को आपने इस पे जो है रोक लगाने की बात कर दी गई, क्योंकि उन्होंने किसकी डिमांड की थी? उसने कोटे की डिमांड की थी, यहाँ पर जो है नौकरियों की डिमांड की थी। तो इससे छात्रों में और लोगों में नाराजगी और ज़्यादा बढ़ गई। दूसरा, बेरोजगारी का बहुत बड़ा संकट लोगों पे मंडरा रहा था। जो एस्पिरेंट्स थे, जो स्टूडेंट्स थे, युवा थे, वो बेरोजगारी से बहुत ज़्यादा त्रस्त हो चुके थे। उस वक्त छात्र कह रहे थे 2024 5 अगस्त को कि नौकरी ही नहीं है और ऊपर से कोटा सिस्टम और भ्रष्टाचार भी इस प्रकार से व्याप्त है, तो ऐसे में नौकरी की संभावनाएं और खराब हो जाती हैं। ये गुस्सा आंदोलन को और बड़ा करता चला गया उस समय। ये हम कब बात कर रहे हैं? 2024 की बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज जो केस आया उसको हम पढ़ रहे हैं। भ्रष्टाचार और सत्ता का दुरुपयोग कैसे दिखाई देता है ये आप समझिए। लोगों का मानना था कि हसीना सरकार में क्या क्या प्रशासनिक भ्रष्टाचार देखने को मिला उनके समय पर। ठीक है, दलगत नियुक्तियां हुई, ठीक है, सरकारी ठेकों में अनियमितताएं देखने को मिली, राजनीतिक विरोधियों पर दमन किया गया और बहुत ये दमन बढ़ता
ही चला गया समय के साथ साथ। ये शेख हसीना के समय की सरकार की बात यहाँ पर की जा रही है, यानी कि छात्र आंदोलन इसका प्रतीक बनता चला गया। पुलिस का सख्त दमन किया गया। प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस ने क्या किया भाई, उनको ऊपर से ऑर्डर मिला तो पुलिस ने ऐसी सख्त कार्रवाई की, गोलाबारी कर दी, उन स्टूडेंट्स पर रबर बुलेट कर दिए, आंसू गैस छोड़ दी गई, लाठी चार्ज किया गया। इस प्रकार से इतना क्रूरता जो है स्टूडेंट्स पर दिखाई गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने सरकार के खिलाफ आंदोलन करना शुरू कर दिया। तो ये देखिए, ये सारी दिक्कतें सामने आने लगी। अब रिजल्ट क्या हुआ, जब इतना बुरा व्यवहार उनके साथ किया जाने लगा, स्टूडेंट्स के साथ, लोगों के साथ, तो नतीजा ये हुआ कि 5 अगस्त के बाद हालात इतने खराब हो गए कि सैकड़ों लोगों की मौतें हो गई, ठीक है, हजारों लोग घायल हो गए, ठीक है, कर्फ्यू जमा हो गया, इंटरनेट जो है शट डाउन कर दिया गया, सोशल मीडिया को स्टार्टिंग में मैंने बताया, सेना तैनाती कर दी गई, ठीक है, सेना तैनाती कर दी गई क्योंकि उन्होंने जो है सरकार के प्रति जो है प्रदर्शन कर दिया, क्योंकि अपने हक की मांग कर ली, इसलिए उनके प्रति इस प्रकार से बुरा बर्ताव करना शुरू कर दिया। बताइए वो कहाँ गलत थे, ठीक है। आखिरकार हसीना सरकार उस वक्त क्या हुआ, गिर गई। और बाद में इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ब्यूरो, इसके बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि पीटी में इससे प्रश्न अब बन सकता है। इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने एक हिंसक दमन घटनाओं को मानवता के खिलाफ अपराध मानकर कई लोगों को दोषी ठहराया, जिसमें से शेख हसीना भी उसी में शामिल थी, जिसका परिणाम आज हमें कोर्ट में उनके द्वारा देखने को मिला है, न्यूज में हर जगह देखने को मिल रहा है। अब न्यायिक प्रक्रिया क्या हुई है, मतलब अब ये सारा मामला सामने आया, ठीक है, फिर न्यायिक प्रक्रिया शुरू हुई और कोर्ट ये मामला कैसे पहुंचा, इस फैसले तक कैसे आए कि भाई शेख हसीना को डेथ पेनल्टी की बात की जा रही है। तो बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण 1 ने क्या कहा, इस मामले की सुनवाई की। इसमें 3 न्यायाधीश बैठे, उनकी बेंच की अध्यक्षता की किसने, जस्टिस मोहम्मद गुलाम मर्तुजा मजूमदार कर रहे थे। और अभियोजन पक्ष में अदालत में इसको पेश किया गया, कितने पेजेस के साथ, एक फॉर्मेलिटी है, इसको देख सकते हैं। 747 पन्नों का दस्तावेज का सबूत के तौर पे लाया गया। मरने वालों की आधिकारिक सूची लाई गई, कोई बेस दिया गया है ना भाई कि इनको डेथ पेनल्टी या इनके ऊपर ये केस क्यों लगाया जा रहा है, क्योंकि ये सारी आंकड़े दस्तावेज उनके सामने, कोर्ट के सामने प्रस्तुत किए गए, भाई इस कारण से उनको ये पेनल्टी की बात की जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के बयान आए, वीडियोग्राफी के साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए गए, ताकि शेख हसीना के खिलाफ और उस समय जो भी सरकार या जो भी वहां पर जो भी वहाँ पर राजनयिक थे उनके खिलाफ वहाँ पर ये चीज़ें हैं समक्ष कोर्ट के सामने ला सके कि उन्होंने लोगों के साथ वहाँ पर किस प्रकार से दमन किया है। जून 2025 आते आते शेख हसीना और 2 अन्य पर 5 बड़े आरोप तय कर दिए गए। भाई डिसाइड हो गया कि ये लोग इसमें शामिल थे, जैसे हत्या का प्रयास, साजिश, उकसावा करना, सहायता और प्रोत्साहन। ये सारे मामले हमें देखने को मिले उस आंदोलन के दौरान जब शेख हसीना उनकी सरकार ने वहाँ के छात्रों पे करने शुरू कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, अब यहाँ पर कोर्ट में क्या हुआ, अब रिसेंट में आज जो है कोर्ट में फाइनल जो है आया है कि जैसे ही फैसला सुनाया गया, भाई शेख हसीना को लेकर जैसे आज ये फैसला आया कि भाई उनको फांसी की सज़ा दी जाएगी, तो कोर्ट के बाहर आप देखेंगे फांसी दो के नारे लोगों के द्वारा बहुत तेज़ी से लगाए जाने लगे। इंटरनेट पे बहुत सारी ये वीडियो पड़ी, आप इंटरनेट छोड़िए, मेरे ही चैनल पे अभी आपको मिल जाएगी ये, ठीक है, शॉर्ट्स में। कोर्ट के अंदर भी कुछ लोगों ने खुशी मनाई, जिससे जज ने रोक कर कहा कि भाई न्यायालय की गरिमा बनाए रखिए, फॉर्मेलिटीज़ की। ठीक है, 453 पन्नों का फैसला पढ़ने में काफ़ी घंटों लगे। इसकी लाइव टेलीकास्ट भी कंटिन्यू अभी निरंतर जारी है। आप आज तक वगैरह ऐसे न्यूज चैनल हैं उन सब पे भी देख सकते हैं। ठीक है, अब शेख हसीना पर मुख्य आरोप क्या लगे कि भाई ये दंगे शुरू हुए, उन्होंने उसका दमन किया, उसको रोकने की कोशिश की, ये चीजें हुई। अब आरोप क्या लगे, छात्रों को उन्होंने क्या कहा, रजाकार के बेटे का। अब ये रजाकार बांग्लादेशी भाषा में अगर हम देखें तो कहते हैं कि रजाकार को देशद्रोही और गद्दार कहते हैं, यानी कि जो छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे उन्होंने कहा ये गद्दार के बेटे हैं, ये देशद्रोही है, मतलब अगर वो अपने हक की बात कर रहे हैं तो वो देशद्रोही हो गए, इसलिए उनको रजाकार कहा गया। ठीक है, जुलाई 2024 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हसीना ने छात्रों को रजाकार वंशज कहा, यानी कि देशद्रोही और गद्दार के बच्चे कहा। अदालत ने माना कि ये बयान थोड़ा उकसाने वाला था। भाई अब इन्होंने क्या गेम प्लान किया, इन्होंने उकसाया ताकि बच्चों का वो ध्यान यहाँ से हटके देशद्रोही होने का जो आरोप है उस पर लग जाए। उनको पता था क्या करना है। ठीक है, जिसने सरकारी एजेंसियों को हिंसा के लिए प्रेरित कर दिया वहां पर, तो और जो एजेंसियां इधर उधर थी, जो ताक में बैठी थी, वो भी इसमें तेल का काम करने लगी, घी का काम करने लगी इस आग में। ठीक है, सरकारी एजेंसियों को हिंसा के खिलाफ और प्रेरित कर दिया इन्होंने।
छात्रों पर योजनाबद्ध हमला किया, मतलब बहुत प्लानिंग के साथ लोगों को दबाने की कोशिश की, उनको हत्या करने की, इस प्रकार से गैस और इत्यादि, पुलिस का रैपिड एक्शन, ये सब चीज़ों का एक साथ इकट्ठा करके उनके ऊपर हमला करवाने की कोशिश की। यानी कि एकजुट होकर निहत्थे छात्रों पर उन्होंने हमला किया, ठीक है, करवाया इस तरह से। ये सब सरकार के शीर्ष नेतृत्व की जानकारी में हो रहा था, उनको पता था ये सारी चीज़ें हो रही, क्यों? क्योंकि उनके रूलिंग अंडर में ही थी। विशिष्ट हत्याओं का आरोप भी लगा है। वो सामने जो रिजल्ट आए हैं, जो सूचियाँ आई हैं, जो आंकड़े आए हैं कोर्ट के सामने, वो ये है कि अदालत ने कहा हसीना और उनके करीबी नेताओं की भूमिका कुछ विशेष घटनाओं में स्पष्ट दिखाई देती, जिसके कारण भी उनको डेथ पेनल्टी की बात की गई है। जैसे बेगम रुकैया विश्वविद्यालय के छात्र अबू सैयद की बिना उकसावे की हत्या कर दी गई, ठीक है। ढाका के चंखर पुल के 6 लोगों की हत्या कर दी गई। ऑस्ट्रेलिया में 5 लोगों को गोली मारकर हत्या और शव जलाए गए। एक व्यक्ति को जिंदा जला दिया गया, ठीक है। अदालत ने इन मामलों में सबूतों को विश्वसनीय और पर्याप्त माना है, जिसके कारण से ये निर्णय वहां के कोर्ट ने दिया है। स्पष्ट है? स्पष्ट है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अभियुक्त कौन कौन है जो इसमें शामिल थे, सजा क्या क्या दी गई और क्या भूमिका है, मतलब क्या रोल उनका उनके देश में है, किस पद पे है। जैसे शेख हसीना को हम जानते हैं 2 मामलों में मौत की सजा की गई, एक में आजीवन कारावास, ठीक है। ये प्रधानमंत्री मुख्य निर्णायक कर्ता भी अपने देश की हैं। असदुज्जमा खान कमाल जो पूर्व गृह मंत्री उस टाइम थे, उनको मौत की सजा दी गई है और पुलिस व सुरक्षा बलों के निर्देशन का आरोप है, ठीक है। और एक अब्दुल्ला अल ममून जो पूर्व आईजीपी हैं, वो भी 5 साल की सजा राजगवाह बनने के कारण, और ये पुलिस संचालक का हिस्सा भी उस समय पे रहे, तो ये पद भार उन्होंने संभाला है, तो उनको किस किस वजह से सजा दी गई है वो सब हमने देखा। और इसके बाद ये फैसले का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों कहा जा रहा है कि इतिहास का इतना बड़ा फैसला ये माना जा रहा है वहां पर, क्योंकि आधुनिक समय में किसी पूर्व प्रधानमंत्री को मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए इतनी बड़ी सजा दो है, सबसे कठोर सजा अभी तक की मानी जा रही है। और बांग्लादेश की राजनीति में बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि इससे नए पावर स्ट्रक्चर सामने आएंगे। क्षेत्रीय राजनीति पर अगर देखें तो भारत, चाइना, पश्चिमी देशों की प्रतिक्रियाएं अब और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगी कि अब ऐसे में क्या होगा, ठीक है, आगे क्या हो सकता है, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। इसके बारे में यहाँ पर जो लिखा है वो तो इंपॉर्टेंट है ही, इससे पहले इसको यहाँ पर सिंप्लीफाई करके समझेंगे तो बेहतर होगा। जैसे यहाँ कह रहे हैं हसीना एग्जीक्यूशन नहीं होगा जब तक अपील के अधिकार का उपयोग ना हो जाए, यानी कि अभी फांसी नहीं होगी। अभी क्या है, शेख हसीना के पास अपील करने का हक अभी भी है, जब तक वो अपील का पूरा ट्रायल, पूरा प्रोसेस खत्म नहीं हो जाता, उनकी सजा लागू नहीं की जाएगी, पहली चीज, ठीक है। दूसरा है, कह रहे हैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स बॉडीज संभवतः इस फैसले पर प्रतिक्रिया देंगी। वही अंतर्राष्ट्रीय जो मानवाधिकार संगठन है वो भी तो प्रतिक्रिया देंगे कि क्या ये यूएनए जो एमनेस्टी जैसी संस्थाएं हैं इस फैसले पर सवाल उठाएंगी कि भाई कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट तो है ही, उनका मानवाधिकार तो है ही ना शेख हसीना का, तो क्या वो कहेंगे कि क्या ये ट्रायल सही था, कोर्ट का निष्पक्ष था या नहीं था, उसकी जांच के बाद ही इंप्लीमेंटेशन होगा। इसके बाद कह रहे हैं बांग्लादेश की घरेलू राजनीति और स्थिरता पर बेहद निर्भर करेगी ये चीज, यानी कि बांग्लादेश की राजनीति पर अब बड़ा असर पड़ने वाला है, क्योंकि ये फैसला देश की राजनीति को हिला देगा। अगर उनको प्रॉपर डेथ पेनल्टी जो बोला गया और सारी चीजें एक्शन में आ जाती हैं तो उनको फांसी की सजा दी जाएगी। सरकार, विपक्ष, जनता सबकी प्रतिक्रिया देश की स्थिरता प्रभावित हो सकती है। देश में भूचाल, जैसा कि थंबनेल पे टाइटल लिखा है, देश में भूचाल आ गया है एक तरीके से। किसी के प्रधानमंत्री को इस प्रकार की हत्या के आरोप में, बहुत बड़ी बात है, अगर सजा दी जा रही है तो अपने आप में बहुत ही संगनीय अपराध है, जिसके बारे में हम देखेंगे। निष्कर्ष, शेख हसीना पर लगा आरोप सिर्फ राजनीतिक टकराव का मुद्दा नहीं रह गया है। अदालत का दावा है कि मानवता के खिलाफ योजनाबद्ध हिंसा, देखिए अगर कोई इकट्ठा हुई है भीड़ और आप उसे छटनी के लिए या फिर भीड़ को उकसावा ना देने के लिए अगर आप ऐसा कोई प्रयास करते तब तक भी ठीक था, लेकिन पूरा प्लानिंग के साथ ये हिंसा की गई है तो ये गलत है। और सबूत इतने मजबूत है, सीधे तौर पर मौत के जो है सुनवाई तक उनको शेख हसीना को लेके गए हैं। इस फैसले ने दक्षिण एशिया की राजनीति में नए अध्याय खोल दिए हैं और आने वाले दिनों में इसमें बड़े भू राजनीतिक जियोपॉलिटिकल असर भी हमें बहुत जल्द देखने को मिलेगा। तो ये टॉपिक हमने प्रॉपर तरीके से समझा कि इसके पीछे की हिस्ट्री क्या थी, क्यों सारी चीज़ें ऐसी हुई, शेख हसीना को अचानक से डेथ पेनल्टी की बात क्यों की गई, इन सारी चीज़ों को हमने समझा। इसी के साथ साथ आप सबको सूचित कर देना चाहती हूँ कि मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे शाम को 6 बजे इकोनॉमिक्स की क्लासेस आती हैं।
बेसिक इकोनॉमिक्स कोई भी पढ़ सकता है इसको, चाहे सिविल सर्विसेज का एस्पिरेंट हो या ना हो। और इसके साथ शाम को ट्यूसडे और सैटरडे को शाम को 6 बजे मेरे द्वारा आर्ट एंड कल्चर पढ़ाया जाता है। ज़रूर देखिए सारी क्लासेस को। इस प्रकार से ज्वलंत मुद्दों को भी आपके समक्ष लाया जाता है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और डेवलप हो, दिन प्रतिदिन आप डिफरेंस समझ पाएं चीज़ों के बीच में और रोज़ाना न्यूज़ के साथ कनेक्ट हो सकें। चलिए फिलहाल इस टॉपिक को यहाँ पर समाप्त करते हैं, देखते हैं इसमें और आगे चीज़ें कैसे कनेक्ट होती हैं। हमारे साथ निरंतर बने रहने के लिए संकल्प से सफलता के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट ज़रूर करें। आपकी अपनी इस मुद्दे पर क्या विचार है, क्या प्रतिक्रिया, कमेंट के साथ ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।